अस्सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी, हाजिर हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये राजनीति भी अजब चीज़ है, राजनीति भी अजब नाम है। कब कहाँ किससे और क्यों प्रेम हो जाए कुछ पता नहीं, कब बेवफाई हो जाए कुछ पता नहीं, किससे कब कौन सा रिश्ता कायम हो जाए कुछ पता नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रेम होता है वो अच्छा लगता है, और कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रेम होता है तो अच्छा नहीं भी लगता है लेकिन अच्छा लगता है। मजबूरी है कि उसको अच्छा लगना ही पड़ता है। राजनीति में जब आदमी कदम रखता है तो उसको खुद ही नहीं पता रहता कि आखिर हमको करना क्या है। अब जो राजनीति है वो पूरी तरह से स्वार्थ की राजनीति है, और इसी स्वार्थ की राजनीति के चलते ही कब किसे कहाँ और कब और क्यों प्रेम हो जाए किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कब वफ़ा है और कब वही वफ़ा बेवफाई में बदल जाए कुछ पता नहीं, और कब बेवफाई है वो वफ़ा में बदल जाए वो भी कुछ पता नहीं। अभी वफ़ा है, थोड़ी देर बाद बेवफाई हो जाती है, और अभी बेवफाई है तो कुछ देर बाद वफ़ा हो जाती है। ताज़ा मिसाल लगभग राजनीति के हाशिए पर चल जा चुकी, जराधार खो चुकी बहुजन समाज पार्टी ताज़ा मिसाल है कि उसको अचानक ब्राह्मण प्रेम याद आ गया। उसके अंदर ब्राह्मण प्रेम जाग उठा है, और नतीजा यह है कि राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दिशा निर्देश पर तूफ़ानी दौरा इस वक्त उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सब अपनी अपनी गोटें बिसार पर बिछाना शुरू भी कर दिया है। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी को मौजूदा वक्त में ब्राह्मण प्रेम बहुत ज़ोर से जाग उठा। इस तूफ़ानी दौरे में बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं को पार्टी से जोड़े जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। अभी बीते ही दिनों ही उत्तर प्रदेश के कद्दावर बाहुबली नेता, जो कि कभी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं, पवन पांडे को भी बहुजन समाज पार्टी ने ज्वाइन करा लिया, शामिल करा लिया। सतीश चंद्र मिश्रा बीते दिनों जब गए थे वहाँ अकबरपुर में, तो उनके मौजूदगी में पवन पांडे ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली, ग्रहण कर लिया, और उम्मीद ये है कि विधानसभा चुनाव में वो विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण प्रेम जागा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, इसको लेकर कई तरह के चर्चाएं भी हैं। अलग अलग लोग इसके माने भी निकाल रहे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि चूँकि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है, जो उसका अपना बेस वोट दलित वोट माना जाता है, वो दलित वोट अब वो खिसक के भाजपा की तरफ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। उसको बचाने के लिए और ब्राह्मणों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए ही इस प्रकार का कदम उठाया गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, इस दौरान कई बार सरकार पर आरोप लगता रहा कि वो ब्राह्मण विरोधी है। कई बार इनकाउंटर जो हुए या अन्य प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हुई, उसके अनुसार उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि शायद ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज़ चल रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, मुश्किल से 20, 30 या 40% ही ब्राह्मण ऐसे होंगे जो नाराज़ होंगे, अन्यथा सभी का अभी भी मोह बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। तो अब कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ब्राह्मण हैं जो नाराज़ चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, विधानसभा चुनाव में कहीं समाजवादी पार्टी के तरफ न चले जाए, उनका रुझान उसकी तरफ ना हो जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, जो कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मेहरबान भी चल रही है बीते कुछ वर्षों से, तो ये अनुमान है कि ये ब्राह्मणों को अपने से जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में अगर यही ब्राह्मण वोट जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है वो बहुजन समाज पार्टी को मिल जाए, इससे साफ सीधा फ़ायदा
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और सपा का सीधे नुकसान भी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस उम्मीद में है कि जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं वो वोट उसको आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इसीलिए उसके अंदर भी ब्राह्मण प्रेम जागा है समाजवादी पार्टी में। वो भी लगातार ब्राह्मणों के संपर्क में हैं और उनको अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने में लगे हुए हैं। तो ये भी एक नया प्रेम सामने आया, जो कि पिछले रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो मुख्यतः दलित वोटों पर ही वो निर्भर थी और उसी के ऊपर रह के ही वो चुनाव लड़ती थी और ज़बरदस्त समर्थन भी था दलितों का बहुजन समाज पार्टी को। साथ में मुस्लिम वोटर भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे। यही वजह थी कि मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का मौका भी मिला था। लेकिन अब बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ब्राह्मण दूर हुए उससे, और अब जो मौजूदा समय में वो दलित वोटर भी उनके खिसकते जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ वो जाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए जो पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग अभी ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि आखिर उनको जाना किधर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अभी बीते कई दिनों से हंगामा चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के ऑल ओवर जो कोटा है, ऑल इंडिया कोटा, उसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की जो बात कही जा रही है वो अभी नहीं दी गई और परीक्षा का ऐलान भी कर दिया गया। इसको लेकर पिछड़ा वर्ग काफ़ी नाराज़ भी चल रहा है सरकार से। तो ऐसा लगता है कि ये पिछड़ा वर्ग को समाजवादी पार्टी खुद अपनी तरफ चाह रही है कि हमारी तरफ वो आ जाए। इसको देखते हुए अभी बीते दिनों ही ओम प्रकाश राजभर जो कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने AIIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब से उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद ये संभावना व्यक्त की जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसका लगभग ऐलान भी हो गया था। कई बार दोनों की मीटिंगें भी हुई थी। ये प्रेम अजीब तरह का प्रेम था, लेकिन बहरहाल ये प्रेम परवान चढ़ता। उससे पहले ही बीते दिन ही ओम प्रकाश राजभर ने जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जाकर उन्होंने मुलाकात जब किया तो ऐसा लगा कि अब वो असदुद्दीन ओवैसी से उनकी अब जल्दी ही वो जो प्रेम है, जो लव चल रहा है, उसका ब्रेक डाउन होने वाला है और फिर से वो भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले कभी थे समर्थन में, वो फिर से समर्थन में आने वाले हैं। लेकिन हालांकि अभी तक उन्होंने इसकी घोषणा नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने कुछ बातें असदुद्दीन ओवैसी को हमने बता दिया है कि हमारी मुलाकात यहाँ पे इनसे क्यों हुई थी। बहरहाल एक ये भी प्रेम था जो ब्रेक होने के करीब कगार पर पहुँचे। ज़्यादा दिन ये प्रेम प्रसंग नहीं चल पाया, मुश्किल से 2 या 3 महीना ही ये प्रेम प्रसंग चला ही है और फिर से एक प्रकार वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका प्रेम, ओम प्रकाश राजभर का जो प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर से होने लगा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों का प्रेम प्रसंग और भी परवान चढ़ जाएगा। बीते दिनों के अगर पिछले थोड़ा सा 2-4 साल 5 साल पहले की अगर बात करा जाए, उसके पन्नों पे अगर थोड़ा सा जो इतिहास का पन्ना है उसको थोड़ा सा पलटिए तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी वो भी बाद में अच्छी लगने लगी और जो अच्छी लगी वो अच्छी नहीं थी। कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर महबूबा मुफ्ती से साझा करके वहाँ पे सरकार बनाई थी, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी, दोनों एक उत्तर पोल तो दूसरा दक्षिण पोल था, दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन न जाने कैसा प्रेम दोनों के बीच में हुआ कि उस प्रेम के साथ दोनों में ऐसा लगाव हुआ दोनों पार्टियों के अंदर कि दोनों की विचारधाराएं भी अलग थीं। ये अलग विचारधारा, उनकी अलग विचारधारा, तो ये दोनों विचारधाराएं अपोजिट, एकदम से अपोजिट, लेकिन न जाने कैसे इनके प्रेम जोर मारा और जोर मारने के साथ जम्मू कश्मीर में वहाँ पे सरकार बना लिया। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ ही वर्षों के बाद ये प्रेम जो है वो टूट गया, प्रेम की जो डोर थी वो टूट गई और टूटने के बाद सरकार वहाँ पर अलग गिर गई और उसके बाद फिर जहाँ कश्मीर में जो हुआ वो सभी जानते हैं कि किस प्रकार से धारा हटी और किस प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। बहरहाल इस प्रकार का जो प्रेम है खाली ऐसा नहीं कि यहीं पे चला, उत्तर प्रदेश में या कश्मीर में ही हुआ है। बिहार में भी बीते दिनों जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अलग आए, हटे, तो एक बार फिर से वहाँ प्रेम प्रसंग बहुत ज़बरदस्त चला। राष्ट्रीय जनता दल और ये नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और एक अन्य पार्टी, कई पार्टियों, कांग्रेस पार्टी, कई पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया
सरकार भी वहाँ पर बन गई। प्रेम वहाँ भी चला, बहुत ज़बरदस्त प्रेम चला, प्रेम प्रसंग चला। उस प्रेम प्रसंग के बाद वहाँ सरकार बन गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वहाँ पे वो जो प्रेम था वो टूट गया और फिर प्रेम की डोर ही टूट गई और वह प्रेम प्रसंग जो है ब्रेकडाउन हो गया और नीतीश कुमार ने तलाक दे दिए, हिसाब से कहा जाए कि उन्होंने कहा कि अब हमारा आपसे कोई प्रेम प्रसंग नहीं रह गया और राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद फिर से उनका रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया और भारतीय जनता पार्टी से उनका फिर प्रेम प्रसंग चला दूसरे मतलब अगली बार, और उस प्रेम प्रसंग के बाद उन्होंने नहीं वहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उन्होंने वहाँ पे सरकार फिर से बना लिया। इस तरह का जो प्रेम है ये खाली एक ही जगह नहीं चला, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में इस तरह का प्रेम चला। लेकिन इस तरह का जो प्रेम था, जिनकी विचारधाराएं अलग अलग थीं, इन अलग अलग विचारधाराओं वाला प्रेम प्रसंग बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो ध्रुव विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर भी एक बार सरकार बनाई थी। उस टाइम भी नारा ज़बरदस्त लगाया गया था और सरकार बनी भी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सरकार गिर गई क्योंकि वहाँ भी प्रेम प्रसंग जो है बहुत लंबा नहीं चल सका। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि राजनीति में कब किससे और कहाँ कब क्यों कैसे प्रेम हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए आप उम्मीद रखिए कि अभी विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 4-5 वर्ष का समय शेष रह गया। हो सकता है कि इस 4-5 महीने के जो समय है इसमें कुछ और भी नए प्रेम प्रसंग सामने आवें और आप उन नए नए चेहरों को भी आपस में मिलते हुए देखिएगा। अब हम चलते हैं ज़रा दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर, जिस समय महिला हॉकी टीम को प्रायोजक की ज़रूरत थी उस समय कोई सामने नहीं आया। टोक्यो ओलंपिक में जब महिला हॉकी टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और लोगों का दिल जीता तो अब सब एक तरफ से अपना नाम, अपना हक जताने के लिए सब आगे आने लगे। हालांकि सबसे पहला ट्वीट किया या बात भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम के कप्तान से भी और उनके कोच से भी, और कहा कि आप बिल्कुल हतोत्साहित न होइएगा, आपका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा और इस बेहद अच्छे प्रदर्शन के कारण अब आप जो है आगे और मजबूती से खेलिए और जीतिएगा। ये तो सही था, चलिए इनका माना जाता है कि इन्होंने फ़ौरन ही तत्काल ही इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद से भाई साहब होड़ मच गई लोगों के हक जताने का, अधिकार जताने का और वहाँ पे पहुँच के अपना बताने के, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। पंजाब सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं हम उनको 1 करोड़ रुपया देंगे, तो हरियाणा सरकार उससे आगे बढ़ गई, कहा हम 2.5 करोड़ देंगे। भैया अगर इतना पैसा आपके पास है तो आपने उस समय हॉकी टीम को प्रायोजक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उनको आपने आगे बढ़ाया। उस समय तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री विजू पटनायक जो हैं वो सामने आए, उन्होंने उनका समर्थन किया था, उन्होंने प्रयोग किया था। इस तरह से देखा जाए तो अपने यहाँ भारत में जब ज़रूरत होती है किसी खिलाड़ी को उस समय उस ज़रूरत के ऊपर उसका समर्थन नहीं मिलता, और जब ज़रूरत समाप्त हो जाती है और वो अपने बल पे, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जब सफलता के शिखर पे पहुंचता है तो सबके सब उसका समर्थन करने के लिए पहुंच जाते हैं। होड़ मच जाती है कि हम ही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करनी होगी, बल्कि जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर सामने आना होगा। बहरहाल आने वाले समय में और भी प्रतियोगिताएं होंगी और उम्मीद है कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए शिखर पर एक समय में ज़रूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, नए आए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।